बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फजलुर रहमान लाहौर में शिकवा करते हैं, बिलावल भुट्टो जवाब शिकवा देते हैं मलीर कराची के अंदर। बात हो रही है इलेक्शन की। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम तो 14 मई को भी इलेक्शन कराने के लिए तैयार थे, लेकिन बहुत से लोग भाग गए। लगता ऐसे है कि मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर तनकीद हो रही है, क्योंकि सुना यह है कि रिपोर्टर ने भी यही सवाल किया। सुना इसलिए कि जाहिर है कि मैंने बिलावल भुट्टो साहब को देखा नहीं, उनकी गुफ्तगू सुनी। बहरहाल मामलात क्या हैं? अदालत से आज बड़ा सख्त रिमार्क्स आया कि पीडीएम की हुकूमत ने अदालत की आज़ादी के ऊपर हमला किया। ये रिमार्क्स पहले भी आते रहे, लेकिन इसकी अब क्या अहमियत है कि जब पीडीएम की हुकूमत मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा और भी चीज़ों पे कोशिश करेंगे, बात करें अगर मौका मिलता है। नजम वली खान साहब मेरे साथ मौजूद है, एडिटर है रोजनामा नई बात के, ग्रुप एडिटर है। ये मौजूद थे मौलाना फजलुर रहमान साहब की उस मीटिंग के अंदर। इनसे पूछेंगे कि आखिर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा क्या था कि जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब अब नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। अगर इसको एक और कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कराची और सिंध के अंदर एक इत्तेहाद बन रहा है जीडीए के साथ मिलकर। उस इत्तेहाद को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जेयूआई लीड कर रही है, मौलाना राशिद महमूद सुमरो लीड कर रहे हैं, लिहाजा कुछ नाराज़गी वहाँ से भी है। तो ये नाराज़गी आने वाले वक्तों में किस हद तक होगी? नजम साहब आपका शुक्रिया। नादिया मिर्ज़ा साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। अम्मार मसूद साहब ने ज्वाइन किया है, वी न्यूज़ के प्रोजेक्ट हेड हैं। सही डेजिग्नेशन में उनसे कहूँगा बता भी दें। और नादिया मिर्ज़ा साहिबा का ज़ाहिर है तारुफ यही है कि वो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, उसके साथ साथ प्रोग्राम भी डॉन न्यूज़ के ऊपर करती हैं। नजम साहब, अम्मार साहब आपकी इजाज़त से, नादिया साहब आपकी इजाज़त से थोड़ा सा बैकग्राउंडर ज़रा सुन लें कि मौलाना फजलुर रहमान ने एग्जैक्टली कहा क्या था। क्योंकि नजम साहब मुझे रास्ते में मिल गए थे कल रात को जाते हुए, तो मैंने नजम साहब से पूछा कि नजम साहब हुआ क्या था, तो इन्होंने कुछ और कहानी सुनाई थी। मैं वो कहानी सुनाऊं इनके नाम से, तो ये तो वही बात है कि रिपोर्टर की खबर मैं अपने नाम से चलाऊं। नजम साहब शुक्रिया, ज़रा बताएं ना हुआ क्या था, मौलाना के एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे? फवाद, बुनियादी तौर पे ये कोई 2-2.5 घंटे की मुलाकात थी लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों के साथ, एंकर्स के साथ। उसमें हर मौजू पर ही गुफ्तगू हुई और वहाँ पर बुनियादी तौर पर सवाल जो था वो इंतखाबात के हवाले से था कि पीपल्स पार्टी जो है 90 दिन में इंतखाबात की बात कर रही है, तो आप उसकी सपोर्ट करेंगे? क्योंकि मौलाना की बात मैंने जितनी सुनी, उन्होंने जब कबायली इलाकों की बात की, उन्होंने कबायली इलाकों से बाहर निकल कर करक की, बन्नू की, हंगू की और इस तरह दीगर इस्लाह की बात की। तो मैंने उनसे उस वक़्त भी कहा, मैंने कहा मौलाना जिस किस्म के आप अमन व अमान की बात कर रहे हैं, और मैंने आज कालम में भी लिखा कि मैं कौमी मामलात बहुत सारे ऐसे हैं कि मैं वो सारी गुफ्तगू उसको ना बता सकता हूँ, ना मुझे बतानी चाहिए, ना उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे ये इम्प्रेशन मिला कि मौलाना फरवरी में भी इंतखाबात, अगर आप ये कहते हैं कि कबायली इलाकों में और उससे मुल्का जो अजला है वहाँ पर इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जा सकती, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंतखाबात आप और आगे ले जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, और पीपल्स पार्टी तो ये मुतालबा करती है कि 90 रोज़ में करवाए जाएँ। तो उसके जवाब में उनका ये कहना था कि मैं, जब ये तहरीक अदम एतमाद से पहले की बात हो रही है कि हम सब इस पर मुत्तफिक हो गए थे कि नए इंतखाबात करवाए जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अचानक बीच में तहरीक अदम एतमाद डाल दी, जिसकी वजह से फिर MQM अंदर आ गई, फिर वो बाप वाले आ गए। तो उन्होंने एक लॉजिकल सी बात की कि जो लोग आ रहे थे वो इसलिए तो नहीं आ रहे थे कि असम्बलियां तोड़ दें। तो अगर पीपल्स पार्टी, मैं तो उस वक्त कहता था कि सब कुछ छोड़ें, इस्तीफे दे दें, ख़त्म कर दें, तो अगर उस वक्त पीपल्स पार्टी इस पर तहरीक अदम एतमाद पर ना आती, इस्तीफा पर चली जाती, मेरी बात मान लेते, तो आज हमें जो है इन हालात का ना सामना करना पड़ता। वो यकीनी तौर पर अपनी जो मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा था, शिकायत थी, नाराजगी थी, उनकी टोन क्या थी ये सब कहते हुए? क्या वो ब्लेम कर रहे थे पीपल्स पार्टी को कि वो इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदार है? क्योंकि टोन की भी बड़ी अहमियत होती है, खासतौर पर जिसने देखा हो वो सही बयान कर सकते हैं। अच्छा, मौलाना बड़े काइयां सियासतदान हैं, बड़े समझदार, बहुत सियाने, और जब भी वो गुफ्तगू करते हैं उन्हें अपनी बात कहने का तरीका, मैं हमेशा से इम्प्रेस रहा हूँ, वो जज्बाती नहीं होते। वो जो भी गुफ्तगू करते हैं उसको आइन और जमहूरियत के तनासर में निकाल लेते हैं। तो उन्होंने जो गुफ्तगू की वो बुनियादी तौर पे एक तरह से हमें हिस्ट्री बता रहे थे, और हिस्ट्री बताते हुए चूंकि वहाँ पर बहुत सारे दोस्त ऐसे भी थे जो PTI के हामी समझे जाते हैं, तो वो ये भी सवाल कर रहे थे कि मौलाना ऐसे लगता है कि कुछ अरसे के बाद, हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा फरवरी के बाद आप और PTI चेयरमैन जो है वो एक ही ट्रक पे सवार होंगे, भाई इंतखाबात करवाओ। सवालात बड़े सख्त थे। तो उनके जवाब में वो सारा बयान कर रहे थे, ये माजी की बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी अगर उस वक्त इंतखाबात पर मान जाती तो आज हमें इन हालात का, यानी कि वो पॉपुलैरिटी जो है इस वक्त उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन चूंकि अल्फाज के चुनाव के माहिर हैं, तो वो ये नहीं चाहते थे कि वो ये कहे कि कोई और पार्टी पॉपुलर है और मैं जो है किसी मुश्किल के अंदर हूँ। अम्मार साहब, नजम साहब की गुफ्तगू जो ऐनुल यकीन, नक्कुल यकीन, इल्मुल यकीन, तीनों के दर्जे के ऊपर ये फाइज हो गए, आपको उस गुफ्तगू के बाद
कोई सियासत में महसूस होता है कि अलग अलग रास्ते चुने जा रहे हैं साबिक इत्तेहादियों की? अच्छा देखिए, पीडीएम कभी भी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था। ये एक इत्तेहाद था जो इमरान खान की हुकूमत से, उनके मजालिम से नाला था, और इनका मकसद बुनियादी तौर पे उस हुकूमत से निजात हासिल करना था। ये बात बहुत दफ़ा हो चुकी है कि इमरान खान की हुकूमत निजात हासिल करने के बाद क्या ये इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील होगा। हर सतह पर लोगों ने इस बात की तरदीद की कि तमाम पार्टियां, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान की जमात हो, पीपल्स पार्टी हो, सब ने इस बात को कहा कि सारी जमातें अपने अपने मैंडेट पर इलेक्शन लड़ेंगी। ये जो इंतखाबात, दो तीन बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान बहुत दिनों से खामोश थे, और हम इस्लामाबाद में रहते हैं, हम उनसे रब्ता करने की, मिलने की, इंटरव्यू करने की बड़ी कोशिश कर रहे थे। मौलाना साहब दस्तयाब नहीं है, हालांकि वो अमूमन सहाफ़ियों को दस्तयाब होते हैं, तो वो बड़े दिनों के बाद मंजरे आम पर नजर आए हैं। पीडीएम की जमात के इत्तेहाद के हवाले से भी हमें कई दफ़ा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया पीपल्स पार्टी में और JUIF में, और बड़े वाजे उसके सबूत नजर आए। फिर उसमें तुरफा तमाशा ये हुआ कि अभी हाल ही में एक मीटिंग कराची के बिजनेसमैनों से हुई, और बड़े हाईएस्ट लेवल पर हुई। उसके बाद से पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जो हैं, पर हमारे दोस्त भी हैं, उनसे जब आप बात करते हैं तो उनका नाम अशफा किए बगैर यूं लगता है कि थोड़ा सा पीपल्स पार्टी थ्रेटन्ड फील कर रही है। उन्हें यूं लग रहा है कि सिंध में जो इक़्तिदार का संघासन उन्होंने सजाया हुआ था, उसके अंदर कहीं दरारें डालने की कोशिश की जा रही है, या उनका इक़्तिदार में से हिस्सा कम करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो आपने इत्तेहाद का जो विदिन सिंध बन रहा है, इस हवाले से भी उनके खदशात हैं। तो पीडीएम में किसी ज़माने में यकीनन ये फैसला किया होगा हिस्सा बक़द्र जुस्सा के हवाले से, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब इमरान खान की हुकूमत नहीं है, और अब एक नया दौर आ गया है, अब इंतखाबात का ज़माना आने वाला है। तो थोड़ी थोड़ी इल्ज़ाम तराशी, थोड़ी थोड़ी चिंगारियाँ हमें महसूस होने लग गई हैं। लेकिन जो बिलावल भुट्टो का आज बयान आया और मौलाना का जो बयान है, उसका उसमें बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि मसलन बिलावल भुट्टो के बयान से तो यूं लगता है कि जैसे बाकी सारी जमातें इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, और एक वाहिद जमात पीपल्स पार्टी है जो इलेक्शन करवाना चाहती है और 90 दिन के अंदर करवाना चाहती है। जबकि मौलाना के बयान से ये लगता है कि जैसे उस वक्त सारी जमातें, और वो बड़ा क्रिटिकल टाइम था, बहुत मुख्तलिफ पाकिस्तान होता अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाते, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी ने उस पर रजामंदी जाहिर नहीं की। बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, और जो गुफ्तगू का महवर है वो ही तब्दील हो गया है। इसमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा, क्योंकि एक सोच, और ये मैं इस्लामाबाद के ड्राइंग रूमों की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद के ड्राइंग रूमों में जो गुफ्तगू होती है वो बड़ी अहम होती है। वो ना किसी अखबार में छपती है, ना किसी टेलीविजन पर उसके टिकर चलते हैं। उसमें ये है कि कुछ लोगों को इस बात पर कंसर्न है कि सिंध में तरक्की उस तरह नहीं हुई जिस तरह होना चाहिए थी। आपको हालांकि NFC अवार्ड के हवाले से जिस तरह बजट तकसीम होता है, सिंध को उसका पूरा हिस्सा मिलता है, लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करें पंजाब और सिंध की डेवलपमेंट को, तो दोनों में बहुत फ़र्क नज़र आता है। बदकिस्मती से हमारे मीडिया का फोकस जो है वो पंजाब और पंजाब की सियासत रहती है, लेकिन सिंध और अंदरून सिंध में जो तरक्याती सूरत हाल है, जो समाजी सूरत हाल है, वो इतनी बेहतर नहीं है। इस पे कुछ लोगों को कंसर्न है और इस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। ये सारे सिनेरियो को देखते हुए हमारे साहब कंप्लीट कर ले, मैं नादिया मिर्जा साहिबा की तरफ जाने को सोच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है नादिया मिर्जा साहिबा, मार साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, नजम साहब की भी सुनी। एक आज मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने सुबह किसी का बयान पढ़ा, मैं लिख नहीं सका, वरना मैं उसको बिल्कुल कोट करता उनके नाम से। मुझे याद आता है कि किसी सियासतदान ने कहा, मेरा ख्याल है उनके कोई इत्यादी थे, कि बिलावल को न जाने किसने कह दिया कि आप वज़ीर आज़म बनेंगे, और जो है वो उनको जो है वो हिस्सा बतौर जुस्सा मिलेगा, इसलिए उनके साथ ये हो रहा है वो रहा है, 12 इस तरह की बातें। फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से ये भी मामला है, सेनेटर अफनानुल्लाह मुझे बता दिया भाई, सेनेटर अफनानुल्लाह ज़ाहिर है कि बहुत कोई बड़े लीडर नहीं है, लेकिन नून लीग की तरफ से बात आई कि बिलावल को न जाने किसने कह दिया है कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी इंतखाबात के हवाले से आज पीपल्स पार्टी रो रही है, ये वो जो उनका सारे मामला आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में अलग अलग
सियासत होगी? क्या पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ जाके खड़ी हो सकती है जिस तरह से कहा जा रहा है? क्या सिंध के अंदर कोई बड़ा मामला सामने आ रहा है जिस तरह से हम रोज सुनते हैं? मुझे तो हमारे ही रिपोर्टर मैसेजेस कर रहे होते हैं कि सिस्टम की लिस्टें बन गई और जो है वो 156 अफराद को स्टॉप कर दिया एयरपोर्ट पे, वो टीवी पे नहीं देते, वो मुझे भेज के खत्म कर देते हैं। तो हकीकत क्या है? तो टीवी पर आप दे दिए थे, वो आपको भेज के खत्म कर देते। नहीं, रिपोर्टर जिम्मेदारी ले तो मैं जरूर दे दूं ना। रिपोर्टर जिम्मेदारी नहीं ले रहा, सिर्फ भेज के बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैं तो शेयर नहीं करूंगा, रिपोर्टर ने फाइल करनी है। नोट मैं एक बात बताऊं, मैं इस तमाम चीजों में जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है ना वो ये है कि हुब्बे अली में ना से बुग़्ज़ माविया में से बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पीटीआई की मकबूलियत है, और मौलाना साहब भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पीटीआई की मकबूलियत है। अब वो उसे घबरा रहे हैं या नहीं घबरा रहे हैं, दूसरों को मशवरा दे रहे हैं, दैट इज अ सेपरेट डिबेट, बट दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, वो चाहे हुब्बे अली में ना से बुग़्ज़ माविया में से। अब मैं आ जाती हूँ आपके सवाल पर कि जो आपने मुझे बात बताई कि जो पीपल्स पार्टी का मसला है, पीपल्स पार्टी का मसला देखिए, उनको कोई पॉलिटिकली उनको कोई उनकी आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी की चीखें अगर निकल रही हैं तो वो सिर्फ इस वजह से निकल रही हैं कि सिंध के सिस्टम पर हाथ डाला जा रहा है। और वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम आप सिंध में सब बैठे हुए हैं, आप बखूबी जानते होंगे। वो सिस्टम ये है कि इंक्रोचमेंट होती है, लैंड ग्रैबिंग होती है, भत्ताखोरी होती है, जो इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स है वो वहां पर चलते हैं, स्ट्रीट क्राइम, तो बहुत, यू जस्ट नेम इट। अब मामला क्या है? मामला ये नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि पीटीआई की लीडरशिप इन चीजों में इन्वॉल्व है और उसकी इसलिए चीखें निकल रही हैं, लेकिन मुझे इतना जरूर कहने दीजिएगा कि हायर्स के पास ना सही लेकिन पूरे शेयर्स पहुंचते हैं, पूरे शेयर्स पहुंचते हैं, पूरी अम्ब्रेलास, पॉलिटिकल अम्ब्रेलास उनको मुयस्सर होती हैं, चाहे वो कच्चे के इलाके के डाकू हों जिनके खिलाफ हम साल से कम से कम 2009-2010 से मैं सुन रही हूँ कि उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा, उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा, और कोई ऐसी कुव्वत हमारे पाकिस्तान में नहीं है कि जो उनके खिलाफ एक कामयाब ऑपरेशन कर सके। वो जमीनी किसकी है, उनको सियासी पुष्टनाई किसकी हासिल है? तो इन शॉर्ट ये कि बेसिकली जो सिस्टम के खिलाफ बात हो रही है उसमें पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि जी ये हमारे खिलाफ हो रही है। अगर वो थोड़ा सा अपने आप को, ये अपने जो शेयर्स वेयर्स मिलते हैं ना, इधर आते हैं उधर आते हैं, आपको पता है किधर किधर जाते हैं, क्या क्या मामला उससे चलते हैं, उससे हटकर देखें तो पॉलिटिकली इतना इशू नहीं है। रह गई दूसरी बात, एक चीज जरूर नाराजगी का सबब बनी थी, वो हुई थी मेयर कराची जो वहाब साहब के मामले पर, क्योंकि आपको पता है कि उनके पास अक्सरियत नहीं थी, उनको किस तरह से मेयर बनाया गया ये भी हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब मौलाना साहब की जो बात है, मौलाना साहब की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने ही अदम एतमाद की तहरीक मूव कराई थी। अब उससे वो कहते हैं कि जो है वो चेयरमैन या पीटीआई को फायदा हो गया, वो एक अलग कहानी है, मुझे नहीं पता कि वो फायदा पहुंचाना मकसूद था या नहीं था। मौलाना साहब की बात में इसलिए भी वजन है कि आपको याद होगा कि 2018 में जब पीटीआई अपनी गवर्नमेंट बना रही थी तो उस वक्त भी एक एपीसी फौरी तौर पर बुलाई गई थी और मौलाना साहब ने ये फैसला किया और ये फैसला सुनाया था कि कोई ओथ ही ना ले और असेंबली जाए ना, तो उसमें भी पीपल्स पार्टी साइड में खड़ी हो गई थी और उसने कहा था कि नहीं, हमें ओथ भी देना है, हमें असेंबली भी जाना है। तो पीपल्स पार्टी कम से कम पार्लियामान की सियासत करती है। रह गए 90 दिन के इलेक्शन, पीएमएलएन को सूट करता है कि इलेक्शन 90 दिन में ना हो, जेआईएफ को भी एक कदरे तौर पे सूट करता है, लेकिन पीपल्स पार्टी वाज ऑल प्रिपेयर्ड के इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे। उनको ये यकीन दहानी करा दी गई थी पीटीआई के इजलास में कि फरवरी में होंगे, लेकिन चूंकि सिस्टम पे हाथ डाला जा रहा है और फिर वो एक चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, इसलिए उनके ये बयान सामने आ रहे हैं। उनको अगर कहीं ना कहीं से कुछ थपकी दे दी, कोई रिलीफ मिल गया, कोई बड़ा हाथ ना डालने की यकीन दहानी हो गई, तो ये 90 दिन 120 दिन कोई मैटर नहीं करते किसी। बिल्कुल ठीक है मैडम, एक छोटा सा क्विक जल्दी से ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आएंगे। तो ऑडियो लीक्स के हवाले से जो है वो मामलात अदालत के अंदर आज जब डिस्कस हुए तो अदालत ने बड़ा सख्त रिमार्क्स दिया कि अदालत की सलामती के ऊपर जो है वो खतरा किया गया, मदाखलत की गई। मामलात है क्या, अमार मसूद साहब से शुरू करेंगे और फिर आगे चलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, अम्मार मसूद साहब से शुरू करते हैं। अम्मार साहब, अदालत में बड़ा अहम फैसला आज एक आया है, काफ़ी दिनों से इंतजार था, फिर आ भी गया, रिटायरमेंट से पहले पहले आ गया। बहुत सख्त तनकीद हो रही है। मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट जो है वो मैं कोट नहीं करना चाह रहा, ज़ाहिर है कि आला अदलिया का मामला है, लेकिन उन्होंने जो है ना वो कुछ ऐसे अल्फाज कहे कि किसी ख़ास शख्सियत को जिनका ताल्लुक उनके घर से है, चीफ जस्टिस साहब की, उससे जो है वो शायद कोई ताल्लुक उन्होंने बनाने की कोशिश की है। तो मामलात इतने आसान हैं, इतने सादा हैं
कि आप ट्वीट करें, मजम्मत करें। फिर अता तारड़ साहब की भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा था, कहते हैं कि बहुत दुख हुआ, हुकूमत जाने के बाद इस तरह की बात आई और अदलिया पे हमला करार दिया गया। तो क्या अदालत पे आज हमला हुआ है? मेरे ख्याल में ना, पहली तो बात यह है कि मरियम नवाज के ट्वीट में भी कोई ऐसी बुरी बात नहीं है जो हकीकत हाल ना हो। ये बात कि उन्होंने जाहिर है बंदयाल साहब की सास के हवाले से बात की है, ये तो बच्चे बच्चे की जुबान पे है। इसमें कौन सी हैरत, इसमें कौन सी अदालत की तौहीन होगी? ऑडियो लीक्स हो रही हैं, वाज़ेह बातें सामने आ रही हैं, और वो उसमें अब क्या बात कहने से रह गई है? सारी चीजें। दूसरी बात ये कि आज का जो फैसला था उसमें बड़ा ही हैरत अंगेज फैसला था। मैं तो कम से कम ये सोच ही नहीं सकता था कि इस तरह का फैसला भी आ सकता है। सारी दुनिया की अदालतों में ये होता है कि अगर आपको किसी जज के हवाले से कोई एतराज हो, पहली बात तो ये है कि जज में इतनी इखलाकी जुर्रत होती है कि जब वो सुनता है कि साइल को उसकी मौजूदगी से, उसके बैठने से एतराज है, जज खुद ही बेंच छोड़ देता है, अदालत छोड़ देता है। ये सारी दुनिया में रवाज है, ये कोई हमने तो तख्लीक नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर एक तीन का टोला हमारे सरों पर मुसल्लत है, जिनकी जिंदगी का, जिनके घर वालों का, जिनका एक ही मकसद है कि इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला ना आ जाए। और ये कोई आज की बात थोड़ी है, हम गुज़िश्ता 4-5 साल से यही सारा सिलसिला देख रहे हैं। एक ही बेंच बनता है, कोई फैसला नहीं होने देता, जो मर्जी सबूत। दूसरी सियासी जमातों की तरफ देखें, उनकी तरफ कोई हल्का सा किसी जुर्म का शायबा भी मिलता है, कोई हल्का सा इल्जाम लगाते हैं, उन्हें पकड़ के अंदर डाल देते हैं। इधर इमरान खान साहब के खिलाफ क्या चीज नहीं निकली, तीन का टोला बैठा है। कब वो नहीं, आपने देखा कभी आज तक बंदयाल साहब ने पूरे टेन्योर में कभी फुल बेंच बनाया, तमाम लोगों की, तमाम जजेस की राय ली? नहीं ली। तो ये लॉ से ज्यादा मदर इन लॉ में इंटरेस्टेड है। और फिर आज का फैसला कि उन्होंने इस्लामी टच दिया, ऐसा नाउज़ुबिल्लाह मैं ऐसी बात कर भी नहीं सकता जिस तरह उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि अगर जज के हवाले से कोई बात की जाए तो नाउज़ुबिल्लाह ये तौहीन है कोई, ये कैसे हो सकता है? ये तो सारी दुनिया के अदालतों का, इंसाफ का निजाम ही तलपट करके रख दिया। और इसका मतलब है कि आप अगर बेशक करप्ट जज हो, आप गलत फैसले देने वाले जज हो, आप एक पार्टी के कारकुन बनकर काम कर रहे हो, आप किसी की तरफदारी में अपना सब कुछ निशावर कर रहे हो, आप अदालत उसके घर ले जाने को तैयार हो, वो सब कुछ जायज है। लेकिन कोई आपकी इंसाफ के ऊपर, कोई आपके तर्ज इंसाफ के ऊपर सवाल करे तो आप उसको तस्लीम ही नहीं करते। तो ये बिल्कुल ठीक है अम्मार साहब, थोड़ी सी बसदे एहतराम, बहुत सख्त आपने जुमले के थोड़ा सा इख्तलाफ अगर मुझे करने दें। जाहिर है कि सिटिंग जजेस हैं, मैं एहतियात करनी चाहिए मेरा ख्याल है हमें ये कहते हुए कि उनकी सास नहीं यार, फिर उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए ना, सिर्फ हमने ही एहतियात करनी है, उन्हें अपने फैसलों में एहतियात नहीं करनी चाहिए, हमें अपने प्रोग्रामों में एहतियात करनी चाहिए। बहरहाल अफसोसनाक सूरत हाल तो सर है ना कि आज ये सूरत हाल आ गई कि आप मैं बैठ के हम सोच नहीं सकते थे शायद आज से 2 साल पहले कि हम ये गुफ्तगू तो करें। ये वजह से आई है, मेरे और आपकी वजह से? नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है, कुछ ऐसी चीजें जरूर, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं यहाँ तक आपसे जरूर एग्री करूंगा। नादिया मिर्जा साहिबा, अम्मार मसूद साहब काफ़ी शोला बयां अदलिया के हवाले से थे, और ये सिर्फ अम्मार मसूद साहब नहीं है बल्कि गली मोहल्ले चौकों चौराहों पे अब ये बात हो रही है कि इस तरह के फैसले नजर आते हैं। ठीक है कि इमरान खान साहब की सपोर्ट में जाते होंगे, लेकिन बहरहाल उनके सपोर्टर भी कहते रहे कि बहुत से ऐसे फैसले हैं कि जिसको वो कबूल नहीं करते। तो ये अदालत का तर्ज अमल नुकसान नहीं पहुंचा रहा सारे आइन कानून को, पाकिस्तान की रियासत को? देखिए मसला वही है कि मीठा मीठा हक और कड़वा कड़वा थूथू। अगर ये अदालतें जो है उनके हक में स्टेट में कोई अच्छा फैसला दे देती हैं तो फिर सब अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर हक में फैसला नहीं आता तो अच्छा नहीं होता। ये तो हमारी एक हिस्ट्री रही है। अच्छा, दूसरी बात चीफ जस्टिस के हवाले से, जिसका जो दिल चाहता है कहे, जिसका जो दिल चाहता है करे। वो हमने देखा था जलसों में सिटिंग चीफ जस्टिस और जज की भी और दीगर जजेस साहिबान की भी पिक्चर्स भी चलाई गई, उनकी वीडियोस भी चलाई गई। ये सब हमारे मुल्क में होता है, उस पर कानूनी अदालत भी नहीं होती। तो चलो ठीक है, इतना भी ये भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो इसको भी इसमें काउंट कर लीजिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अगर एक जज से आप ये कहते हैं कि हमें इतनी रिजर्वेशन है, हमारे यहाँ पे फैसले नहीं आते, और सारे केसेस आप उठा के रखते हैं कि जी जो अपकमिंग जज होगा ना, जिसको आपने, जिसका नोटिफिकेशन आपने पहले ही निकाल दिया, उससे आपको सारी उम्मीदें हैं। तो सबसे बड़ी बात ये तो उसको आप अभी से कंट्रोवर्शियल मेरी नजर में तो आप बना रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट की, तो मरीम नवाज साहिबा
जो है वो मेरा मेरा अपना मानना ये है कि वो मरियम नवाज साहिबा के स्टेचर को सूट नहीं करती। अगर मरियम नवाज साहिबा जो है वो अगले वक्तों में अपने आप को पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर देखती है, तो उनको थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। वो क्रिटिसाइज करें, लेकिन ये जो स्टार प्लस के सास बहू के ड्रामों से जो है ना, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए। ये मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मरियम नवाज साहिबा जैसी खवातीन मजीद आए। बेनजीर भुट्टो साहिबा के जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था हमारे पॉलिटिक्स में, उनको ये फिल करेंगी। लेकिन बेनजीर साहिबा के जैसा बनने के लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल थोड़ी सी मजीद ट्रेनिंग और मेच्योरिटी की जरूरत है। रह गई अब सास वाली बात, मेरे सामने अभी एक और वही जो आप लोग बात कर रहे हैं कि ऑडियो लीक का, ऑडियो लीक का जिक्र हम ऐसे करते हैं माजरत के साथ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत किसी ने तीर मारा है। ये कोई नहीं बात करता कि ये इंतहाई गैर इखलाकी है, ये इंतहाई गलत है। एक तरह से देखा जाए तो ये क्राइम है, लेकिन उसमें कोई बात ही नहीं करता कि चाहे ये कौन कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं करता। नादिया मिर्जा साहब, असल में देखें एक सेकंड से रुकिएगा। देखें, हम फैसलों पे बात कर सकते हैं, वो तो केस के मेरिट्स है ना कि वो ऑडियो लीक्स ठीक हुई गलत हुई, उसकी तो मजम्मत हम सब करेंगे। लेकिन जवाब अदालत में जब जाए तो बड़े आदमी से तवक्का होती है कि वो ठीक तरीके से डील करे चीजों को। भाई मैं भी अदालती की बात नहीं करी ना, मैं तो ऑडियो लीक्स की बात कर रही हूँ कि हम उसकी एग्जांपल देते हैं, हम उसको कंडेम करना चाहिए। चलिए आप एग्जांपल भी दें, लेकिन कंडेम करके एग्जांपल दें। दूसरी बात ये कि जो सास वाली बात होती है, मेरे सामने वो ऑडियो लीक चल रही है, उसमें क्या है? उसमें ये है कि जी मैंने उनको मैसेज दिया है और वो मुझे पसंद है, वो फला जगह जलसे पे थे। लेकिन क्या ये कहीं बात रजिस्टर हुई है? मैंने दोबारा सुनी है कि चीफ जस्टिस साहब ने उनके कहने पे या उनकी पसंद के मुताबिक, या अगर वो सपोर्टर है पीटीआई के, तो अपना फैसला उन्होंने बदल दिया, या वो फैसले पर उनकी सास की पसंद नापसंद असरअंदाज हो गई। बड़ा आसान था ना नादिया मिर्जा साहिबा, बड़ा आसान था ना कि चीफ जस्टिस साहब कह देते कि ठीक है जी एतराज़ात हुकूमत के हैं, हम बेंच से अलग हो जाते हैं। ये तो बड़ा आसान सी बात थी, आज हमें बहस करने का मौका ही नहीं मिलता। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि ऑडियो लीक से सुनने की। सिर्फ मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं नजम साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लूँ। नजम साहब से इब्तिदा करवाई थी, इख्तिताम हम करवाई नहीं रहे। नजम साहब, काजी फायदी साहब के हवाले से अलग जो है वो क्राइटेरिया अदालत तय करे, खुद जो है बंदियाल साहब जब आ जाएं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे तो उस वक्त अलग क्राइटेरिया हो, तो फिर लोग आवाज़ तो उठाएंगे ना। फिर अम्मार मसूद साहब के अल्फाज में तलखी तो फिर दुरुस्त थी ना। देखें, इस वक्त मैं बहुत सारे लॉयर्स मेरे दोस्त हैं, प्रोग्राम्स में भी आते हैं, मैं बहस भी करता हूँ। मुझे दुनिया भर की अदालतों में इस तरह सियासी मामला डिस्कस होते हुए फ़वाद नज़र नहीं आते। जिस तरह हमारी अदालतें छलांग लगा कर आती हैं सियासी मामलात में, बाज़ औक़ात तो दरख्वास्त दायर भी नहीं होती और दरख्वास्त मंगवाई जाती है, और फिर अब जब सियासत में हिस्सा बनेंगे तो फिर आपको सियासी तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा। लोग अंधे नहीं हैं, लोग पागल नहीं हैं, लोग देख लेते हैं कौन से फैसले कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह के हो रहे हैं। और ख़ासतौर पे जब हम जजों के हवाले से बात करते हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने किरदार से अपने आप को गैर जानिबदार साबित करें। अगर तमाम फैसले एक ही तरह के आएंगे तो फिर सियासी मुखालफीन जो हैं और जिनके खिलाफ फैसले आ रहे हैं वो यकीनी तौर पर उस पर एतराज़ भी करेंगे। और जहाँ तक मरियम नवाज़ की ट्वीट की आप बात कर रहे हैं कि मैं अल्फाज का जिक्र भी नहीं कर सकता और अमार भाई जो हैं वो उसको डिफेंड भी करें, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि हमारे लोग जो हैं सियासत में जारियत को पसंद करते हैं, एग्रेशन को पसंद करते हैं। आज भी पीटीआई चेयरमैन के हवाले से जो बात की जाती है, बड़ा बहादुर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, हर गाल ही कह देता है। तो फिर अगर आप एक तरफ के लिए ये पैमाना रखेंगे कि बहादुरी ये है कि आप हर बात कह दें, तो फिर दूसरी तरफ से भी पैमाना यही होगा कि वो भी हर बात कहेंगे। और मैं नहीं समझता कि उस ट्वीट में कोई फैक्चुअल फॉल्ट है। जाहिर है जो केस था वो एक मुअज़्ज़ज़ जज की सास की ऑडियो के हवाले से ही था, और जब आप खुद आपकी मोहतरमा सास साहिबा उसमें मुलव्वस होंगी, आप खुद उसको सुन रहे होंगे और फिर आप उसको फैसला देते हुए ये भी कह रहे होंगे कि इसके हम पर जनाब हमला किया गया, हमारे खिलाफ जो मुजाहिरा किया गया, तो जब आप खुद फरीक बनेंगे और आप उस फरीक बनते हुए अपनी फैमिली की, अपने ही लोगों की वीडियोस पे खुद ही फैसले करेंगे, तो फिर ये एतराज़ तो आएगा। देखें, हमारी अदलिया के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मुतनाज़ा होती चली जा रही हैं। जैसे अभी चीनी के हवाले से सेक्रेटरी फूड को हटाया गया पंजाब के ज़मान वट्टू को, उन पर इल्ज़ाम क्या है? ठीक है, वो कहा यह जा रहा है कि आपने वज़ीर आला से गलत बयानी की, लेकिन हक़ाइक़ क्या है? हक़ाइक़ ये है कि आपने असल में 2 जजों का नाम ले लिया उस रिपोर्ट में, और वो रिपोर्ट लीक हो गई और लीक कर दी गई, जिसमें ये कहा गया कि उनके स्टे ऑर्डर थे। फिर वो स्टे ऑर्डर जब महीनों चलते रहे और उसके नतीजे में 56 अरब रुपए अवाम की जेब से निकल गए, तो उसके फिर दबाव तो बढ़ेगा, फिर शुगर माफिया भी इसमें बीच में आएगा, फिर
मैं तो ये चाह रहा था कि रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इस पर वजाहत आती कि ये जो बात की जा रही है ये क्या है, ये फैसला क्या है और ये स्टे बिल्कुल क्यों ठीक। है, और इसके नतीजे में चीनी की कीमत 230 रुपए तक पहुंचती है, जिसकी कि 90 रुपए या 100 रुपए कीमत थी। तो वो क्यों पहुंचती है? तो मेरा ख्याल था वो सफाई आएगी, उधर से कोई बिल्कुल वजाहत ठीक। आएगी, वो नहीं आया। तो हमारी जो अदलिया है, मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें उसके हवाले से क्लियर होने की ज़रूरत है। हमारे तमाम इदारे ही ज़बू हाली का शिकार हैं और उसमें अदलिया जो है माजरत के साथ होना नहीं चाहिए था। नजम साहब, आपकी बात ये जिस तरह से अम्मार साहब से भी गुफ्तगू हुई, आपने भी कहा, खुद नादिया मिर्जा साहिबा ने भी कुछ चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट किया, कहीं ना कहीं तो मीठा मीठा हुआ है ना। नादिया साहब, अगर आप कोई इस पर रिस्पॉन्स करना चाहते हैं ठीक है, वरना मैं अम्मार साहब की तरफ जाना चाह रहा था। बिल्कुल आखिरी 30-40 सेकंड है मेरे पास। जब डिसीजंस होते हैं तो डिसीजन पे बात की जा सकती है। अगर आपकी ये राय है कि एक किस्म के फैसले आ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक हो सकती है। मैं इसमें तो इसमें फैसले कॉन्टेक्स्ट में बात करती। अब हमारे यहाँ अगर मजहब की बात कर ले तो वो इस्लामिक भी हो जाता है। चलो ठीक है, मुझे तो इस किस्म की बातों पे किसी किस्म का कोई एतराज है नहीं। हर एक को अपनी अपनी राय देने का इख्तियार है, लेकिन जो फैसले में कम अज कम बहुत अच्छा होता है चीफ जस्टिस साहब के लिए कि वो एक अलग से बेंच बना देते हैं, खुद उस बेंच का हिस्सा बिल्कुल। ना होते। बस बस मैडम, एतराज भी यही था, एतराज भी यही था, लड़ाई भी यही थी। अमार मसूद साहब, बिल्कुल प्रोग्राम कंक्लूड में करने लगा हूं। मुझे अगर आखिर में आप सिर्फ ये बता दें कि मियां साहब आ रहे हैं एक आध महीने में, या लंबा काम है, खबरें जिस तरह से आ रही हैं? देखिए, मियाँ साहब अक्टूबर में आ रहे हैं, लेकिन एक नुक्ते की तरफ मैं ज़रूर बात जी करना सर, जी सर। चाहूँगा। जो इस प्रोग्राम में डिस्कस हुआ कि एक जुमला मैंने सुना कि मरियम नवाज के स्टैचर को सूट नहीं करता था कि वो एक जी आज का ट्वीट करे। तो मेरे ख्याल में ना, हमने एक सोसाइटी में दोगलापन बनाया हुआ। हम चाहते हैं कि हमारे सियासतदान जेलों में सड़े, जले, मरे, और वो उनको सूट करता है। उनकी माँ मर जाए और उनकी फोन पे बात ये वो ना आज कराई तक जाए, कोई ये उनके स्टेचर को सूट करता है। वो बेचारे हर किस्म के गलत मुकदमे में सजाएं भुगतते रहे, फांसियां भुगतते रहे, ये उनको सूट करता है। लेकिन अगर एक ट्वीट अगर आ गया है जो कि सच पर मबनी है, तो उससे स्टेचर की बात आ जाती है। तो मेरे ख्याल में हमें सोचना चाहिए कि हम अपने सियासतदानों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नादिया मिर्जा साहबा आपका शुक्रिया, नजम वली खान साहब आपका शुक्रिया, अम्मार मसूद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त होता है, फिर अखबार अमूर की तरफ बात। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। दो बड़े अहम मामला हैं। तोरखम बॉर्डर बंद है, पाकिस्तान की अफगानिस्तान से अपने बरादर मुल्क से कशीदगी चल रही है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का ये कहना था कि अफगानिस्तान में जदीद असला इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो असला इस्तेमाल हो रहा है जदीद, वो अफगानिस्तान में वो असला है जो नेटो फोर्सेस छोड़ गई या अमरीकी फोर्सेस छोड़ गई। बहरहाल क्या मामला है, मेरे साथ ताहिर खान साहब मौजूद हैं, अफगान अमूर के माहिर हैं। ताहिर साहब से ज़रा मामला समझते हैं। ताहिर साहब, एक तो मुझे ज़रा, मैं बिल्कुल ले मैन हूँ अफगान अमूर के ऊपर, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस यही पता है कि एक चमन बॉर्डर है, एक तुरखम बॉर्डर है, लेकिन चित्राल की तरफ से, नूरिस्तान कन्नड़ की तरफ से अगर हमला हो जाए तो ये इसकी कोई ख़ास सिग्निफिकेंस है, या ये उन आम हमलों की तरह है कि जो पहले होते रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। आपका सवाल बिल्कुल अहम है कि चित्राल और अगर दीगर माजी में हमले हुए हैं तो चित्राल से उसकी क्या, यानी हम उसको एक अलग सूरत हाल में देखते हैं। चित्राल मेरी नज़र में न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि अफ़गानिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, चीन के लिए भी है। क्योंकि चित्राल लगता है बदख्शान सूबे से, जो अफ़गानिस्तान का शुमाल मशरक़ी सूबा है, और फिर उनका जो बदख्शान है वो चीन के साथ और ताजिकिस्तान के साथ, चीन के साथ उनकी तकरीबन 70 किलोमीटर बॉर्डर है। और सिग्निफिकेंट की आपने बात की है तो अफ़गानिस्तान का और चीन का इसी जो बॉर्डर है, वाखान कॉरिडोर या वाखान पास आप कह सकते हैं, दर्रा कह सकते हैं, उसमें इनकी तिजारत शुरू होनी है। और मैं अभी काबुल में था जुलाई के आखिरी हफ्ते में, तो वहाँ पर वज़ारत तिजारत में गया था, तो उनके तर्जुमान अब्दुलसलाम ने मुझे कहा कि इन्होंने सड़क भी बना दी है। तो मैं इसलिए ये थोड़ा सा बताया है, और सड़क बताया इस साल शुरू हो जाएगी, कि अगर वहाँ पे सूरत हाल यही रही जो कि 6 सितंबर को हुआ कि पाकिस्तानी चेक पोस्टों पे हमला हुआ, क्योंकि चीन बड़ा हसास है, उसको ये जो बदख्शान लगता है सिंकियांग सूबे से, और सिंकियांग सूबे में माजी में चीन में मसाइल हुए थे, बड़े सिक्योरिटी के इश्यूज थे। अगर ये वाक़यात होते रहे और अफगान हुकूमत ने अपना इसमें अपना रोल अदा नहीं किया इस तशद्दुद के वाक़यात को रोकने में, हमलों में, तो मेरे ख्याल में
कि उनका जो प्लान है अफगान हुकूमत का चीन के साथ बराह रास्त तिजारत का, उसको नुकसान हो सकता है। तो इसका मतलब इसी बॉर्डर सिर्फ एक सेकंड रुकिएगा, बहुत माजरत आप कता कलामी की, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जो हमला है ये खुद अफगानिस्तान के खिलाफ था, जो अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पे हुआ, इसका नुकसान तो अफगानिस्तान को भी उतना ही हो रहा है फिर। इसमें तो कोई शक नहीं है। और मैं जो बात करने वाला था कि इसी बॉर्डर से ताजिकिस्तान का बॉर्डर तकरीबन चंद किलोमीटर पे है, और ट्रांजिट तिजारत के लिए वो रास्ता मुस्तकबिल में बहुत बड़ा एक तिजारती हब हो सकता है पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, चीन के लिए, ताजिकिस्तान के लिए और मरकजी एशिया के लिए। तो मतलब है कि हर मुल्क को अपने सिक्योरिटी का, अपने सरहद का बड़ा हसास होते हैं लोग, हसास होना भी चाहिए। तो जिस तरह पाकिस्तान फौज के बयान में ये कहा गया कि वहां पर एक्टिविटी थी कुनर में, नूरिस्तान में, ये दो सूबे, जो नूरिस्तान है ये बदख्शान के साथ लगता है ये सूबा, तो वहां पर पाकिस्तान ने उनको इन्फॉर्म भी किया था कि इस तरह एक्टिविटीज देखी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान तो वहां कार्रवाई तो नहीं कर सकता ना अफगानिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो हमला हुआ है, क्योंकि चतराल एक अहमियत ये भी है कि वो एक पुरअमन इलाका है, 2011 में हमला हुआ था, लेकिन ये उसके बाद हुआ है, तो बिल्कुल ये पुरअमन था। दूसरी बात कि उनकी पाकिस्तान की जो सरहद लगती है वो ये कैलाश कबीले के जो करीबी इलाका है, बमूरद है और भी इलाका है, पुरअमन इलाका था। ताहिर साहब, सवाल इसलिए पैदा हुआ है कि ये इलाका बड़ा पुरअमन था। मेरे पास आखिरी 30, 40, 50 सेकंड है, मैं ये चाह रहा था कि आप इसको अगर कंक्लूड करें, फ्यूचर इस सारे हमले के बाद क्या होगा, पाकिस्तान के ताल्लुकात किस हद तक कशीदा होंगे, अफगान हुकूमत के पास क्या ऑप्शन हैं, वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे कि जो हमले के अंदर मुलविस थे। पाकिस्तान बड़ा खुश था जबकि अफगान तालिबान ने कलदम TTP के लोगों को सरहद से हटाया था, और ये दुरुस्त था, इसमें मुफाहमत हुई थी और सरहद पे हमले कम हुए थे। चतराल के वाक़ये ने वो जो मुफाहमत पाकिस्तान के और तालिबान हुकूमत के दरमियान, उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब मेरी नज़र में अफगान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो भी हमला होता है सरहद पर बिलखुसूस वो बदएतमादी में इजाफा करता है, फिर उससे तलखियाँ बढ़ती है, और मेरे ख्याल में अफगान हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि इस तरह वाक़यात अगर होते रहे तो न सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान के बल्कि खित्ते के लोग बड़े ज्यादा इस पे परेशान होते हैं। और बिल्कुल ठीक है ताहिर खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जो कंक्लूजन मुझे समझ में आया, ठीक है सियासी बहस हम करते रहे, लेकिन खित्ते का जो मुस्तकबिल है, खासतौर पर ऐसे एरियाज के अंदर, चित्राल, मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि कब इस एरिया के अंदर भी कोई कशीदगी पाई गई हो कि जिसके नतीजे में लोग परेशान हुए हो कि कोई हमला हो सकता है या इस तरह के मामला। तो बहरहाल अल्लाह ताला महफूज रखे उस तमाम सूरत हाल से कि जो आगे आते हुए नज़र आ रही है। जाहिर है कि चाइना के साथ भी अफगानिस्तान के ताल्लुकात मुतासर होने का इससे अंदेशा है। इख्तिताम इसी बात पर करेंगे कि पाकिस्तान के लिए दुआएं गो, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाज़त फरमाए, ख़ास तौर पर उन तमाम चीज़ों से कि जो दूसरे ममालिक की तरफ से पाकिस्तान की जानिब भेजी जा रही हैं या पाकिस्तान पे हमले की सूरत में हो रही हैं। पाक फ़ौज के शोहदा को भी सलाम, याद दीजिएगा। अल्लाह।